सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने माँ बाप के सपने को साकार करना तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों हम लोग लेकर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए ला रहे हैं दोस्तों मिशन वर्दी बैच के नाम से दोस्तों लॉन्च हो रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपके पेपर तक कम से कम नहीं तो 20,000 प्रश्नों को दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों उसी में से आप सभी के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग दोस्तों एसएससी जीडी के लिए भी प्लानिंग कर लिए हैं कि बहुत जल्द आपको बैच लॉन्च करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग एसएससी जीडी की भी तैयारी करें तो देख सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है दोस्तों कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 1971 ईस्वी में प्रथम विश्व हॉकी जो कब था दोस्तों आयोजन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 1884 ईस्वी में क्या हुआ था भैया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप मेरे को समझ में आ रहा है कौन सी बुक लें हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाइए उस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिए, आप लोग उसको पूरा देखिए दोस्तों। आपको पूरे बुक के बारे में नॉलेज बताया गया है दोस्तों, और किस प्रकार से तैयारी की जाएगी उसके बारे में आपको सभी को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड हैं। दोस्तों प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाला जनरल मानिक शाह थे जो प्रथम फील्ड मार्शल थे। उम्मीद करता हूं ये बताए गए सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न यह है दोस्तों, कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 5 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 5 प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे। दोस्तों आपका 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों जिन जिन लोगों को संविधान का वीडियो देखना है दोस्तों, मैंने बना दिया है मौलिक अधिकार पर स्पेशल और मैंने बना दिया है नागरिकता पर स्पेशल। तो जाइए दोस्तों लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला अनुच्छेद 123 के तहत। और दोस्तों मैं राष्ट्रपति के विषय में कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, इन चीजों को आप लोग याद करिए दोस्तों, इन्हीं से आपको प्रश्न आपके फंसेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को एक ट्रिक देते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको दोस्तों याद करना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का ट्रिक है भैया पकानी कोका दियो दसम, पकानी कोका दियो दसम। अब दोस्तों इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। प से हो गया राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 52 से लेकर कहाँ तक है, अनुच्छेद 61 तक है। अब राष्ट्रपति की चर्चा किए गए हैं, पकानी कोका दियो दसम, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए। और राष्ट्रपति का क्या होगा, राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 53 में है पकानी का, और नी से क्या होगा, नी से हो जाएगा निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की बात किया गया है। और कोटा, को से क्या हो जाएगा, को से हो जाएगा कोटा, और का से हो जाएगा कार्यकाल,
का कार्यकाल किसमें, अनुच्छेद 56 में हो। और दियो 10 से क्या हो जाएगा, 10 से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 57 में है। और यो से क्या हो जाएगा, योग्यता, अनुच्छेद 58 में है। और 10 से हो जाएगा दशाएं, अनुच्छेद 59 में है। और स से शपथ, अनुच्छेद 60 में है। और म से महाभियोग, अनुच्छेद 61 में है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको ट्रिक समझ में हो गया होगा। आप लोग कॉपी निकालिए, कॉपी में लिखिए पकानी कोका दियो दशम, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक की चर्चा किया गया है राष्ट्रपति में। दोस्तों ये संविधान का बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, इससे प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। और का से हो जाएगा कार्यपालिका, अनुच्छेद 53 में है। और निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। कोटा 55 में है। कार्यकाल 56 में है। दोबारा निर्वाचन 57 में है। योग्यताएं 58 में है। दशा 59 में है। और शपथ 60 में है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। उम्मीद करता हूं ये राष्ट्रपति का जो ट्रिक है दोस्तों आप सभी के समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेरे 7 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 7 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है ये दोस्तों हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, भारत में कितने समाचार एजेंसियां, अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा 5 एजेंसियां। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 9 नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा। जो शिवाजी थे दोस्तों, शिवाजी महाराज जो थे, उनके मंत्री परिषद के में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। इन पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 10 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहा है कि शतवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, शतवर्षीय जो युद्ध है वो किन 2 देशों के बीच हुई। तो याद रखिएगा वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है, वो समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा दोस्तों हमारे साथ हमसे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कौन सा विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है, कह रहा है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। जो शुष्क सेल का एनोड होता है दोस्तों ये किसका बना होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ये साइंस का प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा ये जस्ता का बना होता है। जो शुष्क सेल का एनोड होता है ये जस्ता का बना होता है। फिर से बता दे रहा हूँ, जो शुष्क सेल का एनोड है ये जस्ता से बना होता है। दोस्तों मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके, ताकि दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद आपको आ सके। इसीलिए मैं एक बार नहीं 2 बार 3 बार बोल देता हूँ। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो पृथ्वी की माफ करिएगा दोस्तों, जो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, बड़ी ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जैनियों ने, जो जैन धर्म के लोग थे दोस्तों, जैनियों ने पहले तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा जैनियों के जो पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभ देवची। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दोस्तों अपने 16 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है।
तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो राजेंद्र कुलकर्णी हैं उनका दोस्तों संबंध बांसुरी से है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा सागर माला परियोजना कब शुरू की गई। तो मेरे दोस्त याद रखेगा, जो भारत सरकार द्वारा सागर माला परियोजना है ये कब शुरू किया गया था। ये किया गया था 31 जुलाई 2015 को। ठीक है, 31 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा सागर माला परियोजना शुरू किया गया था। कब किया गया था? 31 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा सागर माला परियोजना शुरू किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है कि एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा इनका किससे संबंध है। तो इनका था बांसुरी से। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। क्या मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारत सरकार द्वारा, चलिए यही वाला प्रश्न था दोस्तों हम लोग पढ़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। तो आप सभी को बता दूं कि रेडियो जो सक्रियता है दोस्तों इसकी इकाई क्या होता है। इसकी इकाई क्यूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। जो रेडियो सक्रियता होता है दोस्तों याद रखिएगा इसकी इकाई क्या है, क्यूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग रीजनिंग के ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, तो रीजनिंग में जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है रीजनिंग की वीडियो तो दोस्तों जाइए रीजनिंग मास्टर बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर आप लोग शुरू से देख सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। तो जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों ये किस पहाड़ी पर स्थित है। ये है रायसीना की पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो डांडिया रास है ये कहाँ का, ये गुजरात का लोक नृत्य है। जो डांडिया नहीं होता दोस्तों, डांडिया वो कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा गुजरात का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से तो आपका प्रश्न आना तय है, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो लोक नृत्य पर हम एक स्पेशल वीडियो ला देंगे, कल की वीडियो आ जाएगी, कल आप लोग लोक नृत्य पर जरूर देखिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो डायट के नाम से जाना जाता है। जापानी संसद को याद रखिएगा डायट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका 23 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण किस अनुसूची में है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये विवरण प्रथम अनुसूची में है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा वर्धमान जो ट्रॉफी है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है। ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि तड़ोबा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा ओजोन दिवस है जो दोस्तों ये कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 27 नंबर के प्रश्न को और कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है। तो नोबेल पुरस्कार संग्रहालय ये स्वीडन में है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 28 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दोहाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो दोहाई है ये नागालैंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कसूरी ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आज से याद रखिएगा ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये किस राज्य में, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम लोग 29 नंबर के प्रश्न तक कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कहीं भी आप सभी को डाउट नहीं आया होगा।
नटरास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो नटरास है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये मणिपुर का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय का की स्थापना है दोस्तों वो किस वर्ष हुई थी? तो वो किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा वो हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा 19 के का में वर्णित है। अनुच्छेद 19 का क्या कहता है दोस्तों? याद रखिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 19 के तहत है। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि संपत्ति के अधिकार को, दोस्तों संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? अगर आपसे ये पूछ लिया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, जो कि अब ये 300 के का में जोड़ दिया गया। अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, अब लोग चलते हैं अपने 33 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा खुशवंत सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 2019 को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी थे। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। आपका 36 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा। हमारा 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय पायलट 1951 कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम भारतीय पायलट कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा आपसे कि JRD टाटा जी थे। ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा। आपका 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आप सभी याद रखिएगा कि खुशवंत सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा। आपका 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज राजा प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा चोल वंश के राजा थे। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, हम आज 40 प्रश्न तक करेंगे। तो दोस्तों हम कल मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का इस प्रश्न को हम लोग बता देते हैं दोस्तों कि मौर्य के बाद कौन आए? तो आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य के बाद शुंग आए थे। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप सभी के पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।